हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल LIS नेट एग्ज़ाम। और अधिक से अधिक वीडियो और लेक्चर पाने के लिए नए नए टॉपिक्स पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हम आज मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर इस पेपर के अंतर्गत हमारा टॉपिक है TQM या उसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो नथिंग इज दैट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से ही स्पष्ट है। आप सभी जानते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है ना। सिर्फ इसको पुस्तकीय भाषा में और एप्लीकेशन के लेवल में हम जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी वे में ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, है ना। तो देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में आप जो भी काम करते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है और उसके रिजल्ट आउटपुट को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यही सारी चीज़ें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होती है। तो इसी के तहत टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सचमुच में हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मैंने इसे इम्प्लीमेंट करके देखा है अपनी लाइब्रेरी में और वाकई में जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाए, इसका इम्प्लीमेशन और रिप्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन होता है। मैनेजमेंट या मैनेजर तो कोई भी हो सकता है ना। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ भी एक घर को मैनेज करती है, लेकिन उसके मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन और आपके मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ फर्क होगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क होगा, है ना। तो आपको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, टोटल क्वालिटी आपको कैसे लानी है, अपने क्वालिटी को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट तीन वर्ड है। यहाँ पर देखते हैं हम क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी से आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है क्वालिटी? आप सिंपल वे में भी यदि आप सोचें तो क्वालिटी क्या है? जो चीज़ें अच्छी हो और हमारे यूज़र के लायक हो या हमारे यूज़ के लायक हो और उच्च क्वालिटी की हो। क्वालिटी का पैमाना अलग अलग हो सकता है ना। तो क्वालिटी का पैमाना, खाने पीने की क्वालिटी के पैमाने अलग हो सकते हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े की क्वालिटी अलग हो सकते हैं, पैमाना अलग हो सकता है। तो वही चीज़ क्वालिटी कहलाती है, ठीक है। क्वालिटी इज डिफाइंड एज अ कन्फर्मेशन टू रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड एज द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन मीटिंग कस्टमर नीड। क्वालिटी को इन्होंने ये डिफाइन किया है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट को डिफाइन ये किया है कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर को फुलफिल करने के लिए वही टास्क जो है आपका क्वालिटी बनाता है, ये चीज कहा है, ठीक है। क्वालिटी इज अ मेजर ऑफ द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी क्या है? एक मेजरमेंट है ना, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रहण की जाती है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही ये डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, है ना। क्वालिटी मीन्स फिटनेस फॉर यूजर, रिलायबल, द लाइफ एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, अ वैल्यू फॉर मनी, आफ्टर सेल सर्विस, सपोर्ट, पैकेजिंग, कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एट्सेट्रा। तो किसी भी चीज के लिए आप जब ये देखते हैं, है ना, क्वालिटी के एस्पेक्ट से आप सोचते हैं तो वो कस्टमर के हिसाब से फिट होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, है ना, उसकी क्वालिटी एस्पेक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपके मनी का वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी वस्तु आप खरीदते हैं और खरीदने से पहले जिन पैमानों पर आप तौलते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइब्रेरी का यूज़र हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है और अपने पैमाने पे तौलता है वो। तो यही चीज़ आपकी क्वालिटी कहलाती है। द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस क्या है? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही उसकी क्वालिटी को निर्धारित करता है। दिस इज अचीव ओनली व्हेन ऑल द फैक्टर governing customer satisfaction are given even attention. This is TQ, total quality approach. The dynamic of quality has to be kept in view, है ना। उसके डायमेंशन जो चेंज होते रहते हैं, यूजर के डिमांड हमेशा समय के हिसाब से, स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित होती रहेगी। जैसे पुराने ज़माने में
लोगों को सिर्फ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट चाहिए रहता था। लोगों के पास समय होता था, वो लाइब्रेरी आते थे। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है, लाइब्रेरी को यूज़र के हाथों में देना है ना, लाइब्रेरी इन यूज़र हैंड। और यूज़र क्या चाहता है, उनको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वही इंफॉर्मेशन उसको दी जाए, ना कि उसको इंफॉर्मेशन के समुद्र में फेंक दिया जाए, है ना। तो समुद्र में वो तैर गोते खाने लगेगा, उसको सही इंफॉर्मेशन, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए। यदि कोई रिसर्च कर रहा है तो रिसर्चर को तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हम देखते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हम अपने जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो यही बात कहती है, वो भी यूजर सेटिस्फेक्शन की बातें कहती है, सारे पांचों लॉ, है ना। तो सो वी से कस्टमर इज एंटिटी ऑफ टीक्यूएम। तो टीक्यूएम के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, हमारे कस्टमर या हमारे यूजर पर। देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम, ऑल ओवर टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या बोलता है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ फिलॉसफी एंड नॉट अ टेक्निक। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक फिलॉसफी कहा गया है, नॉट कोई टेक्निक नहीं है कि मतलब आपको कैसे मैनेज करना है, टेक्निक नहीं है। लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को टेक्निक नहीं बताया है, फिलॉसफी बताया है। लेकिन आपको जब ये मैनेजमेंट की चीज़ों को, रिजल्ट को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे उसकी टेक्निक बताई गई है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ फिलॉसफी नॉट अ टेक्निक। इट इज बेस्ड ऑन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वालिटी प्लस कंट्रोल। सेकेंड, फर्स्ट है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड सेकेंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल करना है लेकिन एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन से, है ना। तो मैनेजमेंट तो हमारे पास 3 ही चीजें हैं, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट करना है उसका, है ना। रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और आपका मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट का प्रोसेस करना है। तो आपके पास 2 चीज हुई, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज इन द पॉइंट ऑफ लाइब्रेरी, है ना। तो इस चीज़ों को तो ये अपने एम्प्लॉय के साथ पार्टिसिपेशन करते हुए आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना है ना, यूज़र के हिसाब से। द कॉन्सेप्ट हैज़ इवोल्यूटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट थ्योरी सच एज एमबीओ, क्वालिटी सर्किल एटसेट्रा। इस कॉन्सेप्ट को इवोल्यूट करने का कुछ तरीका दिया गया है ना। वो तरीके में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, क्वालिटी सर्किल, ये दोनों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर होगा कि व्हाट इज क्वालिटी सर्किल और व्हाट इज एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करना है। क्वालिटी सर्किल, एक क्वालिटी सर्किल बनती है जो हमेशा बीच बीच में रिव्यू करती है, और डिटेल में इस क्वालिटी सर्किल और एमबीओ को आगे समझाऊंगा। ठीक है, फिर टोटल कहा है, टोटल मेड अ होल आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरे आपके लाइब्रेरी में, टोटल पूरे लाइब्रेरी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज अप्लाई होनी चाहिए, तभी आप बेटर आउटपुट या बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। फिर कहा है क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंसी अ प्रोडक्ट आर सर्विस प्रोवाइड आर कंफर्मेशन टू रिक्वायरमेंट अपन, है ना। मतलब क्वालिटी का मतलब ये है कि आप पूरी एक्सीलेंसी लगा दीजिए उस प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड जो आप कर रहे हैं उसके लिए, तभी आप इस कंपटीशन में टिक पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट की तलाश में रहते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट को ही हम खरीदते हैं या क्वालिटी सर्विस ही हम लेते हैं। क्यों हम अमेजन और फ्लिपकार्ट से डिलीवरी लेते हैं? क्योंकि उसकी डिलीवरी सर्विसेज अच्छी है, क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें सही देता है, फेक नहीं है। तो ये क्वालिटी की एक्सीलेंसी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ एक्सीलेंसी ऑफ प्रोडक्ट में एक्सीलेंसी होनी चाहिए, आपकी सर्विस में एक्सीलेंसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी क्वालिटी को मेंटेन करेगा या इंप्रूव करेगा। मैनेजमेंट, एक्ट, आर्ट आर मैनर ऑफ हैंडलिंग, कंट्रोल, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट क्या है? टोटल हो गया, क्वालिटी हो गया, मैनेजमेंट मतलब आपके पास वो कला होनी चाहिए ताकि आप सारे चीज़ों को हैंडलिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन में, सही दिशा में उसका निर्धारण कर सके। ठीक है, TQM अप्लाई क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू इम्प्रूव ऑल प्रोसेस within an organization and its goal to deliver product and service exceeding customer expectation. TQM apply quantity techniques. TQM में आप क्वांटिटी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, है ना, हमको यूज करना है।
एंड ह्यूमन रिसोर्स को भी यूज़ करना है, उसको इम्प्रूव करना है, प्रोसेस मिलाना है उसको, है ना, और अपने गोल को प्राप्त करना है। हमारा यूज़र को बेस्ट सेटिस्फेक्शन, कम समय पे अच्छी मटेरियल, अच्छे सर्विस उसको प्रोवाइड करना है। तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखकर ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए और क्वांटिटी टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हमको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनाना है। TQM that organized in the 1950s and become more popular on 1970s 80s। तो TQM 1950 के दरमियान में आया ऐसा माना जाता है और 1970 और 80 के दरमियान में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। थॉट Japanese we are the first to adopt the quality concept, the original thinker were American, their main contribution of TQM approach। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब जापान में सबसे पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई किया गया और भी उसके बहुत सारे थिंकर्स हैं और आगे हम देखेंगे इसमें इन्हीं थिंकरों ने क्या कहा है, किसने किस तरीके से टेक्निक्स अपनाई हैं, है ना। जैसे एडवर्ड डेमिंग है, जोसेफ एम जुरान है, फिलिप बी क्रॉसबाई है, जिसे फिलिप बी क्रॉसबाई को आपका TQM गुरु भी कहा जाता है ना। अदर है फिगबन, स्क्वा, टोगोची एंड सुगोची शिगो। ये सब सारे नाम हैं, ये जो कंट्रीब्यूटर हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, है ना। तो एक एक करके हम देखते जाते हैं कि उनका क्या क्या कहना है और कौन कौन से टेक्निक्स उन्होंने दिए हैं कि हम अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकें। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग इन्होंने एक प्रोसेस बताया TQM को प्राप्त करने का या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनाने का एक प्रोसेस बताया, जिसे PDCA साइकिल भी कहते हैं, है ना। तो ही फार्मुलेटेड द PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड या एक प्रोसेस बताया, जिसमें प्लान, डू, चेक और एक्ट के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। The PDCA cycle of Deming emphasizes the need for management to be deeply involved in the organization quality initiative। मतलब इस PDCA को आपको ऑर्गेनाइजेशन में डीपली अप्लाई करना है और अपने गोल को प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने प्लान, डू, चेक में क्या चीज़ कहा, है ना। उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है प्लान, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, एग्जिस्ट प्रॉब्लम may be identified either by the user of the library or by staff operating the process themselves. User may provide feedback, complaint or problem in library service. Information also may be collected by questionnaire, survey or library committee meeting. If too many problems have been identified, priority has to be given to problem which have the greatest impact on the user। तो प्लान में करना क्या है आपको कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी संस्था में है या आपके लाइब्रेरी में है तो वो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, यूज़र का एनालिसिस करेंगे, है ना। यूज़र के एनालिसिस से पता चलेगा, या दूसरा चीज़ स्टाफ से प्रॉब्लम की पता चल सकता है कि स्टाफ को क्या परेशानियां आ रही है यूज़र के साथ इंटरेक्ट होने में या यूज़र को सेटिस्फाइड करने में। तो हमारे यूज़र या स्टाफ ही हमको जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होंगे उसके बारे में बताएंगे। एक तो पहला साधन ये हो गया, या दूसरा साधन हो गया हम यूज़र से फीडबैक या उनसे कंप्लेन, या फिर वो लाइब्रेरी के बारे में कोई शिकायत करते हैं कि सर हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इन्फॉर्मेशन आल्सो में बी कलेक्टेड बाय क्वेश्चनर, या फिर आप अपना क्वेश्चनर भराते हैं तो उसमें क्वेश्चनर में आप प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं यूज़र उसके बारे में आपका एक डाटा कलेक्शन होता है, या लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग्स होती है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक या एक से अधिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब इन प्रॉब्लम की जो लिस्टिंग होगी उस लिस्ट में से आपको जो ग्रेट इम्पैक्ट यूज़र को ज़्यादा इफेक्ट करता है उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। जैसे आगे एग्जांपल में दिया हुआ है ना, इम्प्लीमेंटिंग TQM इन सर्कुलेशन सेक्शन। ठीक है, तो आपका सर्कुलेशन सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, यूज़र ने आपसे शिकायत की कि हमको बहुत टाइम लगता है इशू रिटर्न करने में,
हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमको 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो ये मतलब हम हमारा लाइब्रेरी का लाभ ही बोलता है कि सेव द टाइम ऑफ रीडर। तो अननेसेसरी चीज़ें क्या क्या है वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटिंग TQM इन द सर्कुलेशन सेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन आप कहाँ से करेंगे? पहले तो आप देखिए कि नंबर ऑफ यूज़र पर आवर में कितने कितने लोग इशू कराते हैं 1 घंटे के अंदर। लिस्ट ऑफ ऑपरेशन इन द सर्कुलेशन डिस्क, उसके साथ आप ये भी चीज़ को लिस्टिंग करिए कि क्या क्या ऑपरेशन आपके सर्कुलेशन डेस्क में यूज़र के आने से होता है और उसके जाने तक होता है। सपोज दैट यदि इशू कराने के लिए वो आता है तो क्या उसने रिटर्न बुक रखा हुआ है अपने पास में, तो रिटर्न करेगा तो आप रिटर्न की एंट्री करेंगे। देन फिर कार्ड आप खोज के निकालेंगे, क्या कार्ड आपका एक्सेशन नंबर वाइज जमा है कि लाइब्रेरी के यूज़र कार्ड नंबर वाइज जमा है, या आप कोई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या बार कोड स्कैनर है, क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ों की आपकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब ऑपरेशन क्या क्या सर्कुलेशन डेस्क में होता है उसकी एक लिस्टिंग करिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑपरेशन, और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी चीज़ का आप लिस्टिंग करिए और एनालिसिस करिए। एवरेज टाइम स्पेंड बाय रीडर इन सर्कुलेशन डेस्क, और यहाँ से आप एक निकालिए कि एक पर्टिकुलर एक यूज़र को रिटर्न कराने में और इशू कराने में कितना टाइम लगता है ना। क्या वो कैटलॉग सर्च करके आया हुआ है, या उसे टाइटल का नाम टाइटल ही नहीं मालूम है ना। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब आप सर्कुलेशन डेस्क में बैठेंगे तब, है ना। तो सर्कुलेशन ये एक्चुअल में क्या है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है। थ्योरेटिकल चीज़ें होती तो जल्दी से समझ में नहीं आती है। प्रैक्टिकल चीज़ें यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा, यदि आप सर्कुलेशन के इंचार्ज रहे होंगे या सर्कुलेशन में आप बैठे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कतें आई होंगी, है ना। तो वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना है। एवरेज टाइम स्पेंड बाय रीडर इन सर्कुलेशन डेस्क, मतलब एक एवरेज टाइमिंग कितना 5 मिनट लगता है उसको, 10 मिनट लगता है, ये चीज़ आपको देखना है। ऑपरेशन विच आर वैल्यू टू द यूज़र, मतलब भाई जो जरूरी चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को ही आप सिर्फ वैल्यू दें, और अदर चीज़ों को वैल्यू आप नहीं देंगे, ठीक है। ऑपरेशन विच कैन बी अवॉइडेड इन द सर्कुलेशन डिस्क, तो आपको ये एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं कि वो अवॉइड किया जा सकता है, या उसको बाद में भी किया जा सकता है। हम यूज़र को उसके लिए वेट ना कराएं, उनके लिए खड़ा ना करा के रखें। जैसे सपोज दैट वो सिर्फ बुक रिटर्न करने के लिए आया है तो बुक रिटर्न करे और देन वापस चले जाए, या उसके पास 2 कार्ड है तो वो बुक को रिटर्न करे, हम उसकी एंट्री यूज़र के जाने के बाद कर सकते हैं। तो वह ये अनवांटेड चीज़ है कि हम यूज़र को हम अपनी एंट्री के करते तक रुके रहें कि भाई कहीं गलत तो नहीं हुआ है, या क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है, हम पहले सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी। तो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो यूज़र के अब्सेंस में भी हम बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कभी भी देखते हैं तो जैसे बैंक में आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं या पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, तो वो आपके समय को बहुत कम यूज़ करता है। वो सिर्फ बोलता है कि आप एक स्लिप भर के दे दीजिए, आपको पैसा इशू हो जाएगा। तो आपको वो ये नहीं बोलता कि आप नहीं, हम रजिस्टर निकालेंगे, पहले आप रजिस्टर में एंट्री करिए, फिर रजिस्टर में सिग्नेचर करिए। तो ये लंबा प्रोसेस नहीं होता है। तो आपने कितने बार पैसे निकाले, सिर्फ आपकी एक जमा पर्ची से ही आपके पैसे निकालने का लिस्टिंग आपके अकाउंट डिटेल में आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर यूज़र के सिग्नेचर वहाँ पर आपको दिखाना है। बाकी वो बैक एंड में किस तरीके से काम करते होंगे ये भी आप सोचने की कोशिश करिए, है ना। तो यहाँ पर हमको यूज़र का कम से कम टाइम लेना है, और उसको हमको उसका, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यूज़र का टाइम कीमती होता है और वो अननेसेसरी लाइब्रेरी में खड़े होकर वेट नहीं करेगा। ये सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल एफिशिएंसी ऑफ द सर्कुलेशन स्टाफ, आपके क्या इन सब प्रॉब्लमों के अलावा ऐसी भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके स्टाफ जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं काम करने में, ऐसे भी कुछ रीज़न आएंगे। तो उन रीज़नों को भी आपको एनालिसिस करके देखना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई आपकी, आपने लिस्टिंग कर ली। उसके बाद इन ऑर्डर टू जनरेट आइडिया, जिसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग टेक्निक, ठीक है ना, are used. Brainstorming allow everybody in the team to think up their own idea without any constraint. After brainstorming, all ideas are discussed, and those ideas which are helpful are eliminated. Many other टेक्निक सी एगो, है ना। तो
हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए आप भाई। आपके पास समस्याएं आएगी तो आप 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, और 4 लोगों से डिस्कस करने के बाद 4 लोगों से 4 आइडिया प्राप्त होंगे, या हो सकते हैं कि 6 आइडिया प्राप्त हों, है ना, या जितने भी आइडियाज आपको प्राप्त होंगे उन आइडियाओं को एनालिसिस करना है आपको, फिर देखना है कि कौन से आइडिया को हम ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट में जितने लोग टीम में, मैनेजमेंट की टीम में शामिल होंगे, उन सबके सामने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद उनसे आइडियाज़ मांगे कि क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, उन सॉल्यूशन को आप लेंगे। यही चीज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक कहलाता है मैनेजमेंट की भाषा में। फिर देन अगला आते हैं डू। वंस पॉसिबल सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाई, ट्रायल रन मस्ट बी प्रिफर्ड। It is important to monitor the trial run and effect be measured। तो आता है दूसरा, आता है डू, मतलब करिए, प्लान किया, फिर आप काम करिए। तो आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग से आपके पास सॉल्यूशन या ऑप्शंस आ गए, मोर देन 5 6 7 8 कई ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो ऑप्शन आ गए आपके पास। तो ऑप्शन को फिर आपको क्या करना है कि ऑप्शन को आपको ट्रायल और रन करके देखना है ना, कि हम क्यों ना हम यदि एक सेशन नंबर वाइज हम रिकॉर्ड को जमाए हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लगता है ढूंढने में, तो क्या हम उसको यूज़र आईडी के नंबर के हिसाब से जमा सकते हैं। तो आप ट्रायल करके देखिए, है ना। जब तक ट्रायल नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है ये समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ट्राई करिए। तो डू में आता है कि आपको जितने ऑप्शन है उसको ट्राई करिए और रन करिए, और उसके इफेक्ट को मेजर करिए, उसके इफेक्ट को भी ध्यान रखिए, और मॉनिटरिंग भी आप करते रहिए कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। If you want to be sure about the effect of the process change, then you should only trial one variable at a time। मतलब आपके पास देखिए कोई भी सॉल्यूशन ऑप्शन होंगे, उसके उसके 4 वेरिएबल होंगे, है ना। तो एक एक वेरिएबल को एक एक बार आप ट्राई करिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई एक काम करके देखते हैं कि एक बार हम मेंबर वाइज जमा के देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही। तो सिंगल वेरिएबल में क्या आ गया, यूजर का मेंबर नंबर, ठीक है। फिर एक्सेशन नंबर वाइज आप ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। या फिर आप ये देख सकते हैं कि नहीं, हम बारकोड टेक्निक को अपनाएंगे, हमने सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं कि ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम हो। तो इस तरीके से आपको एट ए टाइम में एक ही वेरिएबल को ट्राई करके देखना है, फिर उसका रिजल्ट नोट करिए, ठीक है। इफ द चेंज डेमोस्ट्रेट अ पॉजिटिव इफेक्ट, देन यू कैन incorporate the change into new revised process and perform further trial run introducing further change until you are satisfied that you have made as much progress as possible। और इसी तरीके से मतलब जो पॉजिटिव चेंज आते हैं उस चेंज को फिर आप उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं, और नए नए चीज़ों को थोड़े थोड़े देर में आप ट्राई करके भी देखते रहिए। जब तक आप ट्राई करिए, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते और यूज़र के फीडबैक से ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि यूज़र भी सेटिस्फाइड है आपकी सर्विसेज से, तभी आपका टोटल क्वालिटी इंप्रूव होगा। इफ द चेंज डज नॉट मेक इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, अदर वेरिएबल कैन बी ट्राई। यदि आप जो चेंज कर रहे हैं उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अदर वेरिएबल को आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चेक करिए। द सेम statistical technique used to help you analyze the problem will also serve to check effect। मतलब अब आपने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद यदि आप 1 महीने तक उस सिस्टम को चलाते हैं या 1 हफ्ते तक चलाते हैं तो उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपका चेक, तो वो उसी से आपका इफेक्ट पता चलेगा ना भाई, तो कितना इफेक्टिव रहा हमने जो ये चेंज किया उससे, है ना। तो ये चेक करने के लिए आपको एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। In case of negative effect result, you will have to revisit the problem and gain an understanding or what happened during the trial run। तो यदि निगेटिव रिजल्ट आते हैं, निगेटिव इफेक्ट आते हैं, तो आपको फिर से रिविजिट करना चाहिए प्रॉब्लम का, और फिर देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है और कहाँ पर हम गलत हुए हैं, और क्या चीज़ पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं या किसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। If you achieve an anticipated positive result, then this can be incorporated into the revised process before any further trial। यदि आप सक्सेस हो जाते हैं तो बिना फर्दर ट्रायल के आप इसको अपने उसमें चला सकते हैं। एक्ट स्टैंडर्डाइज एंड कंट्रोल। एक्ट, अब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट।
एक्ट का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, चेक में चेक कर लिया आपने, हाँ भाई सेटिस्फाइड है, यूज़र भी सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड हैं, हो गया काम, ऐसा नहीं है। एक्ट के दौरान में आपको मॉनिटरिंग करते रहना है। व्हेन ऑल ट्रायल हैव बीन कंप्लीटेड द न्यू प्रोसेस विल नीड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड इन order to consolidate the gain and ensure that the process improvement is maintained, है ना। तो आपको उसके मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो उसके स्टैंडर्डाइज में आप और वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, है ना, और इसको मेंटेन करते रहेंगे। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द न्यू प्रोसेस इज अ means of ensuring that have appropriate level of control to ensure that staff can consistency deliver quality service which will meet the need and expectation of the customer or user। तो आप, क्योंकि देखो मॉनिटरिंग करना यदि आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकती है। तो आप मॉनिटरिंग करते रहिए ताकि यूज़र को बीच में यदि मान लीजिए इसी दरमियान में यूज़र को कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो मॉनिटरिंग करते रहेंगे तभी तो आप सुधार कर पाएंगे ना। तो ये आपका प्लान, डू और चेक है। ये प्लान, डू, चेक का सर्किल है जो निरंतर चलते रहता है ना। तो प्लान, डू, चेक, एक्ट, फिर कोई प्रॉब्लम आई या छोटी सी प्रॉब्लम उसी चीज में चल रही है तो देन फिर प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट। तो ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है ना। इसे डेमिंग का पीडीएसए साइकिल भी कहते हैं।